किसी को ये लेबल कर दें कि तुम बाँझ हो। औरत हो या मर्द हो, अंदरूनी तौर से टूट जाते हैं। उनको अफसोस होता है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो औलाद पैदा कर सके। किसी ने शायद जादू कर दिया है, किसी ने शायद कुछ कर दिया है जिसकी वजह से हमें औलाद नहीं हो पा रही। बहुत गलत बात है कि जो सासें होती हैं वो सिर्फ लड़की को लेके चली जाती हैं। दोनों मियाँ बीवी को साथ जाना चाहिए, दोनों का इलाज एक साथ होना चाहिए। आप अपना हाथ खोल के देखें, आपकी पांचों उंगलियां बराबर हैं? नहीं है ना? तो किसी को जल्दी बच्चा हो जाता है, किसी को देर से होता है। क्यों होता है? उसका एनवायरनमेंट होते हैं, उसकी एज होती है, उसके हस्बैंड की पोजीशंस होती हैं, क्या वो हमेशा साथ रहते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ, कुछ भी आपके साथ हादसा हुआ, उसकी वजह से आपका अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पा होगा ही नहीं रहा, कभी। तो सालों साल गुजर जाते हैं और फिर आपको समझ नहीं आती कि अब मैं करूं क्या। फर्टिलिटी हुई, इलाज कराया ही नहीं, उनके दिमाग में सिर्फ एक इलाज है, दूसरी शादी कर। हाँ जी, This is कॉमन the है, only- कॉमन this is है। the only thing। उसको डिवोर्स हो रही है क्योंकि उसको बेटा नहीं हो रहा, सारी बेटियां हैं। उसको डिवोर्स हो रही है क्योंकि उसकी औलाद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इरादे। मैं हूँ इरा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और इरादे की होस्ट। आज का एपिसोड बहुत ही खास है। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मसले पे जो ना कि सिर्फ मेडिकल है बल्कि डीपली इमोशनल भी है, इनफर्टिलिटी। इस टॉपिक पे ना सिर्फ टैबूज हैं बल्कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल ट्रॉमास भी एसोसिएटेड हैं, और खास तर हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी में जहाँ एक औरत की पहचान बहुत दफा उसकी माँ बनने की सलाहियत से जुड़ी होती है। इनफर्टिलिटी सिर्फ एक मेडिकल चैलेंज नहीं है, ये बन जाती है एक इमोशनल और सोसाइटल बर्डन। मेरे साथ हैं आज डॉक्टर निघत, एक सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट जो मोर देन 30 ईयर से दुबई में प्रैक्टिस कर रही हैं और जिन्होंने हजारों औरतों का सफर देखा है, उनका दर्द, उनकी उम्मीदें, उनकी स्ट्रगल्स को विटनेस किया है। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर निघत। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर निघत। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ, और मैं आपको बता नहीं सकती मेरी एक्साइटमेंट, क्योंकि यू आर समवन आई रियली लुक अप टू। मेरी लाइफ में आपकी बहुत खास जगह है और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। सो आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि यू केम हियर, आपने हमें अपना वक्त दिया है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं अगर जो आज हमने बात करनी है ना, अगर मैं इसकी अर्ली मेमोरीज की बात करूं तो मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी थी और गांव में पली बढ़ी हूँ, तो अक्सर लोग बात करते थे कि उसकी बेटी को डिवोर्स हो रही है, उसकी बेटी को तलाक हो गई है, तो कहते थे क्यों, उसके औलाद नहीं हुई, वो बांझ है। ये वाली पहली मेमोरीज है मेरे माइंड में। तो जब मैं छोटी थी मुझे समझ नहीं थी कि इन चीज़ों का मतलब क्या है, कि अगर एक कपल का बच्चा नहीं हुआ तो फिर उनका डिवोर्स क्यों हो रहा है, ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती थी। लेकिन ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ बढ़ते गए जब तो समझ में आना शुरू हुआ कि ये तो एक मेडिकल कंडीशन है। मेरे हिसाब से जो हमने पढ़ा है, इट्स अ मेडिकल कंडीशन। आप क्या कहते हो कि अगर किसी को भी इनफर्टिलिटी है तो कसूर किसका है? देखिए, इनफर्टिलिटी जो है उसमें कसूर आप नहीं कह सकते। ये तो एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ने आपके अंदर दे दी है, चाहे वो बाय बर्थ हो या ड्यू टू सम एनवायरनमेंट हो या ऐसी कंडीशंस हो जिसकी वजह से आप बच्चा पैदा ना कर सक रहे हैं। लेकिन किसी को ये पिन पॉइंट करना और कहना कि जी आप बांझ हैं, बहुत बड़ा स्टिग्मा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका बहुत बुरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। लोग ये वजूहात जाने बगैर कि क्यों है, और खास तौर पे जो हमारा कल्चर है, जो हमारे लोग हैं, वो मर्दों को एक तरफ कर देते हैं और ब्लेम कर देते हैं औरत को। बांझपन सिर्फ औरतों का ही नहीं है, बांझपन में मर्दों का भी उतना ही हिस्सा है जितना एक औरत का है। लेकिन क्योंकि जब लफ्ज बांझपन आता है, और जैसा कि आपने सुना, आपकी बचपन की मेमोरीज हैं, इसमें लोग बगैर सोचे समझे कहते हैं तलाक दे दो और दूसरी शादी कर लो। आपको मैं एक मिसाल देती हूँ। एक साहब थे गांव के, उनकी पहली शादी हुई, 3 साल तक जब बच्चा नहीं हुआ तो उनकी सास ने शोर मचाया और कहा इसको तलाक दो, ये बांझ है, ये बच्चा नहीं पैदा कर सकती। वो बहुत रोई पीटी कि भाई अभी आप और देख लें। नहीं जी, कहाँ मानते हैं, गांव हो शहर हो, हमारे यहाँ तो एक जहन में है कि सब काम जो है औरत की वजह से बिगड़ा हुआ है।
उस आदमी की दूसरी शादी कर दी गई, 3 साल और गुजर गए, उसको कोई बच्चा नहीं हुआ। इस दौरान उस लड़की की शादी उसके वालिदैन ने जबरदस्ती कहीं और करवाई और उसको 1 साल के अंदर बच्चा हो गया। तो आप क्या समझती हैं कि नुक्स किस आदमी में था? असल में उसके शौहर के अंदर नुक्स था। तो लोग बगैर सोचे समझे औरतों को कह देते हैं। कसूर दोनों में से किसी का नहीं होता, लेकिन जब तक आप उनको बैठे नहीं, उनसे बातचीत ना करें, उनका इलाज ना करें, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी को ये लेबल कर दें कि तुम बाँझ हो। औरत हो या मर्द हो, अंदरूनी तौर से टूट जाते हैं। उनको अफसोस होता है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो औलाद पैदा कर सके। तो बराए मेहरबानी आपके चारों तरफ जो लोग हैं और जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनको ये ना कहिए कि आप बाँझ हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी हम सब इन्वेस्टिगेशंस करा लेते हैं और उनके अंदर कोई नुक्स नहीं निकलता। तो फिर आप उनको कैसे बाँझ कह रहे हैं? ये तो उस खुदा की मर्जी है जो आपको औलाद नहीं दे रहा। कभी कभी 20 साल बाद भी लोगों को औलाद हो जाती है। डेफिनेटली। और जैसे डॉक्टर साहिबा आपने बोला ना कि खुदा की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है, ऑब्वियसली ये बिलीफ तो है। और लोग समटाइम्स, मुझे ये भी याद है कि झांग वाली साइड पे ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम थी, क्योंकि मैं खुद फैसलाबाद से हूँ। तो जैसे कि किसी ने शायद जादू कर दिया है, किसी ने शायद कुछ कर दिया है जिसकी वजह से हमें औलाद नहीं हो पा रही। तो मुझे आज भी याद है कि दीवारों के ऊपर ऐड लिखा होता है कि बांझपन का इलाज जो है वो आप दुआ से कराएं। तो ऑब्वियसली एक हमारा ईमान बिलीफ तो है, वो तो हमने कनेक्टेड रहना है। लेकिन क्या बांझपन का इलाज या इनफर्टिलिटी का इलाज जो है किसी पीर फकीर के पास जाने से हो सकता है? देखिए जी, सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह ताला ने दुआ में असर जरूर रखा है, लेकिन दुआ और दवा साथ साथ हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई तकलीफ है, सबसे पहले तो ये आप बताएं कि जो हमारे मुल्क के मर्द हैं वो 2-2 साल मुल्क से बाहर होते हैं, और वो कितने दिन के लिए अपने मुल्क जाते हैं? महीने भर के लिए। और उस महीने भर में औरतों को महवारी भी आती है, तो उनके पास दिन कितने बचते हैं? तो अगर आपकी शादी 5 साल की है और आपके शौहर सिर्फ 5 महीने के लिए आए हैं, तो एक्चुअली देखा जाए तो आपकी शादी तो सिर्फ 5 महीने की हुई ना, 5 साल की तो शादी नहीं हुई। इस बात को जरूर जहन में रखें। जब आप किसी औरत का इलाज कर रहे हो, उनसे जरूर पूछें क्या आप दोनों मियाँ बीवी साथ रहते हैं, कोई एहतियात नहीं करते। अगर वो बगैर एहतियात के साल से 1.5-2 साल गुजार देते हैं, तो आप उनको मशवरा दें कि आप अपना इलाज कराएं। इलाज कराने के लिए कुछ नुक्स औरतों में होते हैं और कुछ मर्दों में होते हैं। जैसा कि आपको पता है, औरतों के अंदर एक चीज होती है जिसको ओवरी कहते हैं, जो अंडे बनाती है। दूसरा यूट्रस होता है जहाँ बच्चा आता है। तीसरी ट्यूब्स होती हैं जिससे वो अंडा गुजर के आता है। इन तीनों जगहों में अगर कहीं पे भी कोई नुक्स हो जाए तो आपको बच्चा नहीं पैदा हो सकता। दूसरे मर्दों में भी यही है कि जो उनका पानी होता है, उसके अंदर जो स्पर्म होते हैं, उसकी स्पीड क्या है, उसकी शक्ल कैसी है, क्या उसमें मुर्दा ज़्यादा है या जानदार कम है, आगे कैसे बढ़ते हैं, और अगर बढ़ते हैं तो क्या उनके 2 सर हैं, उनकी टेल ज़्यादा है। तो ये तो फिर मेडिकल व्यू में हम आ जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए, ये वजह होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मर्दों के अंदर उनका स्पर्म ही नहीं बनते क्योंकि उनकी ब्लॉकेज होती है। कभी उनको कोई दूसरी बीमारियां होती हैं। आजकल आपको पता है शुगर इतनी ज्यादा है, शुगर की वजह से वो अपनी बीवियों के साथ सही से सो नहीं पाते, या बचपन की कुछ गलतियों की वजह से उनमें कुछ बीमारियां हो जाती हैं और वो अपने एक्ट प्रॉपर नहीं कर पाते। तो आप ये कहें कि जी पीर साहब हमारा इलाज कर देंगे, पीर साहब किस चीज को सही करेंगे? अगर डिफेक्ट आपके अंदर है तो पीर साहब क्या कहेंगे? एक तागा बंधवा देंगे, एक दुआ बता देंगे। दुआ तो आप अपने खुदा से डायरेक्ट मांगिए। आप किसी पीर फकीर को, आपका वो है एतकाद है, ठीक है, लेकिन जब अल्लाह ने आपको अकल दी है,
ذہن دیا ہے. آج کل اتنا میڈیا کھلا ہوا ہے, اس میں پڑھیے لکھیے, ڈاکٹر کے پاس جائیے, اس کو اپنی تکلیف بتائیے. پھر اگر وہ آپ کی تشخیص کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ تکلیف ہے اور اس کا علاج ہو سکتا ہے, تو علاج کرائیے, ساتھ ساتھ دعا مانگتے رہیے. دعا مانگنے سے کسی نے منع نہیں کیا, لیکن اللہ نے بھی کہا ہے آپ کچھ علاج کرائیے, ساتھ دعا مانگیے. تدبیر اور تقدیر دونوں مل جائیں گی آپ کی. تو بہتر یہ ہے کہ صرف پیروں کے پاس جانے سے کام نہیں چلے گا. آپ اپنی تکلیف بتائیے, پراپر ڈاکٹر کے پاس جائیے. اور کبھی بھی بہت غلط بات ہے کہ جو ساسیں ہوتی ہیں وہ صرف لڑکی کو لے کے چلی جاتی ہیں. دونوں میاں بیوی کو ساتھ جانا چاہیے, دونوں کا علاج ایک ساتھ ہونا چاہیے. یہ کہنا کہ صرف خالی عورتوں کا ہوگا, یہ صحیح نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں تو WHO کے حساب سے تقریباً 10 to 15% لوگ ہیں ایسے جن کو بچے نہیں ہوتے پاکستان میں اوور آل. اچھا. پاکستان میں, انڈیا میں 10% کے قریب ہے, 5 to 10%. بنگلہ دیش میں بھی اتنے, پاکستان میں 10 to 15% ہے. ہاں جی ہاں جی. اس لیے کہ وہاں پہ ایک بہت بلیو ہے کہ اس سے دعا کرا لو, اس سے پانی پڑوا لو. آپ جو کرنا چاہیں کریں, لیکن جب تک آپ پراپر علاج نہیں کریں گے یہ نہیں تو ہوگا, نہیں ہوگا. یہ آئی تھنک آپ نے یہ بہت اچھی ایک بات بولی ہے کہ عورت کے مطلب 3 پارٹس ہیں, اووری ہے, یوٹرس ہے, پھر وہ نالیاں ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہو. اگر تینوں میں سے کہیں پہ بھی میڈیکل چیلنج آ رہا ہے تو پریگننسی نہیں ہوگی. تو اس بات کو اگر سمجھنا کہ یہ تو ایک میڈیکل پرابلم ہے, تو اگر آپ پیر کے پاس جاؤ گے تو اس نے یوٹرس تو نہیں ٹھیک کر دینی, اس نے اس کی اووری تو ٹھیک نہیں کر دینی. تو فوراً سے مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے, گاؤں میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں, مطلب پیروں کے پاس لے جاتے ہیں. پھر اکثر کبھی پریگننسی ہو بھی جاتی ہے تو پھر وہ ان کا جو ہے نا وہ اور اعتقاد ہو جاتا ہے کہ دیکھا پیر کے پاس گئے تھے, وہاں پہ جانے سے ہو گیا. اور پھر یہ آئی تھنک یہ چلتا رہتا ہے, جنریشن ٹو جنریشن یہ ہمارا چلتا رہتا ہے. اور دوسری بات جو آپ نے بولی ہے کہ مردوں کو بھی میڈیکل اپوائنٹمنٹس کے لیے ساتھ جانا چاہیے. بالکل. لیکن یہ چیز میں نے آج تک آبزرو نہیں کی. پاکستان میں جتنے سال رہی ہوں اتنے میں اپنے رشتہ داروں میں, آس پاس لوگوں میں, گاؤں میں, یونیورسٹی میں, ہر چیز میں نے یہی دیکھا ہے. جب بھی کسی کو اگر بچہ نہیں ہو رہا تو اٹس آل اباؤٹ کہ عورت کا قصور ہے, طلاق بھی عورت کو ہوتی ہے. اور وہ جو دوسری شادی کا ایک لٹک رہا ہوتا ہے نا ذہن کے اوپر کہ مطلب ابھی دوسری شادی کرا دو اپنے لڑکے کی اور پھر اس کو اولاد ہو جائے گی. آئی تھنک یہ بہت بڑا اسٹگما ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ایک عورت اس سارے ٹائم سے گزر رہی ہوتی ہے, تو مجھے یاد ہے کہ جو اکثر لوگ اسٹیٹمنٹ بولتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عورت نہیں ہوں. کیونکہ عورت کے لیے ماں بننا جو ہے ایک آئیڈینٹی بن جاتا ہے نا ایک طرح سے, کہ یہ ہماری جاب ہے کہ آپ نے بچہ پیدا کرنا ہے کیونکہ آپ ہی کو یہ ہونا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک آئیڈینٹی بن جاتا ہے. تو کہ میں عورت نہیں ہوں, میں اپنے پارٹنر کو فیل کر رہی ہوں, میرے ماں باپ کی عزت کیا رہے گی. آئی تھنک یہ چیزیں, پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ عورت ان ساری چیزوں سے کیسے گو تھرو کرتی ہے, اس کے سائیکولوجیکل امپیکٹس کیا ہیں؟ اس کے سب سے بڑا سائیکولوجیکل امپیکٹ تو دیتا ہے جب شادی ہوتی ہے تو دوسرے ہی مہینوں سے پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بچہ نہیں ہو رہا, بچہ نہیں ہو رہا. اور جب آپ سائیکولوجیکلی اپسیٹ ہوتے ہیں تو ایک ہارمونس ہوتے ہیں وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو شروع سے ہی آپ کے دماغ میں چھوٹے چھوٹے ودود ہوتے ہیں جو کچھ ہارمون ریلیز کرتے ہیں. وہ ہارمون آپ کے نیچے آتے ہیں, وہ آپ کی اووریز پہ افیکٹ کرتے ہیں, پھر اس سے انڈے بنتے ہیں اور جاتے ہیں. جب وہی ڈسٹربڈ ہو جائیں گے تو آپ کا جو مہواری ہر مہینے آتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. جب وہ ڈسٹرب ہو جائے گی تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ انڈے صحیح وقت پہ ریلیز ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. اور جب بھی آپ اپنے شوہر سے ملیں گی تو آپ اتنی ٹینشن میں ہوتی ہیں کہ آپ کا وہ فیل پراپر نہیں ہو پاتا. آپ کو یہ لگتا ہے اسٹریس کی وجہ سے. اسٹریس از دا مین پرابلم. آپ دیکھیں میرے پاس جو لوگ آتے ہیں میں ان کو کہتی ہوں آپ ہالیڈیز پہ جائیے, آپ ریلیکس ہوئیے, آپ بالکل نہیں سوچیں کہ آپ
हॉलीडेज पे आए हैं तो आपको बच्चे हो जाएंगे, और यकीन कीजिए 90% लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो रिलीज हो जाते हैं हार्मोन स्ट्रेस के, वो साइकोलॉजिकली लोगों से दूर होते हैं, उनको वो स्टिग्मा नहीं और वो आवाज़ें नहीं सुननी पड़ती कि ये तो बांझ है, ये बच्चा नहीं पैदा कर सकती। और जब वो देखते हैं कि उनके साथ की शादी हुई है, और स्पेशली घरों में शादियां एक के बाद होती हैं कि मेरे देवर के यहाँ तो 2 बच्चे हो गए हैं और मुझे नहीं हो रहा, आप यकीन करेंगे पिछले दिनों मेरे पास एक लड़की आई, उसकी उम्र 21 साल थी, मेडिकल के 3rd ईयर में पढ़ रही थी, उसके साथ उसके देवर की शादी हुई, देवरानी घर बैठी थी, ये पढ़ रही थी, और इसका मियाँ से मिलाप भी कम था, इसको बच्चा नहीं हो रहा था, इसके ससुराल वालों ने इतना प्रेशर किया कि वो तकरीबन मेंटली अपसेट होके आई मेरे पास। मैंने उसको समझाया, तुम्हारा एक एम है, तुम डॉक्टर बन रही हो, तुम इन चक्करों में क्यों पड़ रही हो, जब बन जाओगी, रिलैक्स हो जाओगी, तो आप दवाइयाँ ले लो, कुछ ले लो, लेकिन 21 साल की उम्र ऐसी उम्र नहीं होती कि आप किसी बच्ची को ये ब्लेम दें, जबकि वो पढ़ भी रही है, कि बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो, ये तो बांझ है, इसके देवर के यहाँ बच्चा हो गया। तो प्लीज सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हर एक को एक दूसरा ना समझें, आप अपना हाथ खोल के देखें, आपकी 5 उंगलियां बराबर हैं? नहीं है ना। तो किसी को जल्दी बच्चा हो जाता है, किसी को देर से होता है। क्यों होता है? उसका एनवायरनमेंट होते हैं, उसकी एज होती है, उसके हस्बैंड की पोजीशंस होती हैं, क्या वो हमेशा साथ रहते हैं। आप ये सोचें कि गांव में रहने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्राइवरी करते हैं, वो हफ्तों के लिए बाहर चले जाते हैं, ठीक है, और वो जो बैठते हैं तो उनके निचले हिस्से में गर्माई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाता है। गर्म पानी से लोग नहाते हैं, गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, इन छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो बतानी पड़ती हैं। मोटे होते चले जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, हेल्दी डाइट नहीं लेते, अगर स्मोकिंग करते हैं तो इस कदर करते हैं, और फिर मोटापा है, मोटापे से फिर आपको दूसरी बीमारियां लगती हैं, तो एक आपका विशेष साइकिल बन जाता है जो बढ़ता चला जाता है। और फिर आपके यहाँ अगर औलाद नहीं होती तो मर्द भी साइकोलॉजिकली अपसेट हो जाते हैं और औरतें भी हो जाती हैं। आई थिंक ये जो आपने बात बोली है ना, ये अभी हमने लास्ट एपिसोड में भी इसको डिस्कस किया था कि जब कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो फ्रीक्वेंट फेलियर बर्दाश्त कर रहा होता है ना, तो उसकी वजह से जो उनका HPA एक्सिस है वो उसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है। आप जब अंडर स्ट्रेस हो तो कॉर्टिसोल लेवल आपका बहुत हाई है, जिसकी वजह से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है, और PCOS हो रहे हैं या ओवेरियन डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस आपको आ रहे हैं। तो इट्स लाइक अ विशियस साइकिल। अगर 2 महीने बाद ही नहीं हुआ तो आप फौरन से बोलना शुरू हो गए हो कि बच्चा करो बच्चा करो, वो स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो वो स्ट्रेस जो है वो प्रेगनेंसी को जल्दी करने की बजाय डिले ही करेगा। सो देयर इज नो पॉइंट फॉर दैट। इसीलिए आप कोशिश करें, नंबर 1 एक दूसरे को स्ट्रेस ना दें, और अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है, आप दोनों यंग हैं, 1 साल तक बगैर एहतियात के आप अपना कोशिश करें। अगर फिर भी बच्चा नहीं हो रहा तो आप डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है, 35 साल की है, तो उसके लिए 6 महीने बहुत हैं, उसके लिए आप अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर मिलियंस में अंडे होते हैं। जब वो प्यूबर्टी यानी पीरियड शुरू होते हैं तो वो घट जाते हैं, और एक वक्त आता है कि वो मिलियन से 500, 300, 200, 100 और ख़त्म हो जाते हैं, जैसा कि मीनोपॉज आ जाता है। तो अब एक तो नंबर 1 आपकी एज बहुत इम्पोर्टेंट है। यंग एज है तो चांसेस हायर होते हैं। आप 30-35 के हैं तो आपके चांसेस होते हैं लेकिन कम हो जाते हैं। आजकल क्योंकि लड़कियां बहुत पढ़ती लिखती हैं, बहुत कैरियर ओरिएंटेड हैं, तो वो सोचती हैं कि अच्छा शादी कर लेंगे, लेकिन तो सेकंड पार्ट उनके जहन से निकल जाता है। एजिंग हो रही है, आपकी बॉडी में एजिंग हो रही है, आपके एक्स की एजिंग हो रही है, तो उसके साथ साथ अगर आप हमल भी हो जाएगा तो उसके गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो अंडे बेहतर नहीं होंगे। Again, I think it's everything is related to the science and medical physiology. इसमें medical physiology
امپیکٹ ہو رہی ہے آپ کی سائیکولوجیکل اسٹریس اور سائیکولوجیکل جتنا بھی آپ اس کو بارے میں سوچ رہے ہو. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود کہ یہ تمہارا پرابلم ہے یا تمہارا قصور ہے, مگر میں ایسے کر لوں تو ایسے ہو جائے گا. میرا جو ہے نا ہول پوائنٹ, میرے پاس تھراپی میں بہت سارے لوگ آتے ہیں, یہاں پہ بھی نمبر یہی ہے, آئی تھنک ریشو اتنی ہے 5 to 10% ایون دبئی میں, پاکستان میں. تو کچھ لوگ یہاں پہ تو آ جاتے ہیں تھراپی کے لیے کیونکہ ظاہر ہے وہ اسٹریس اتنا ہوتا ہے کہ اب میرا کیا ہوگا. کیونکہ سائیکولوجیکلی بھی اگر میں ایکسپلین کروں نا تو انسان نے اپنے ایک لائف کا ویژن بنایا ہوتا ہے کہ شادی ہوگی, بچے ہوں گے, فیملی ہوگا. جب کسی کپل کے لیے یا خاص طور پہ جیسے عورت کی بات کر رہی ہوں وہ نہیں ہو پاتا تو اٹ فیلز لائک کہ ابھی زندگی مکمل نہیں ہے. کیونکہ آپ نے ایک ویژن بنایا ہوا تھا, اگر اس حساب سے نہیں ہو رہا تو ایک لاس کی فیلنگ آتی ہے, ایک گریف کی فیلنگ آتی ہے کہ آئی وونٹ بی ایبل ٹو ہیو اے لائف لائک ادر پیپل ہیو. تو آئی تھنک اس کو سائیکولوجیکلی جو ہے انڈرسٹینڈ کرنا, اس کو ایکسیپٹ کرنا, اس کے ساتھ جینا سیکھنا, اٹس سچ اے بگ ڈیل. تو میرے خیال سے پاکستان انڈیا میں تو لوگ نہیں ہیلپ لیتے. تو آپ اکثر اگر ایسی عورتوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے سالوں سال کوشش بھی کی ہے, اپنا ٹریٹمنٹ بھی کرایا ہے, پھر بھی جو ہے وہ اولاد نہیں ہو پا رہی, تو آپ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کبھی تھراپی کے لیے جانا یا کچھ ایسا ریکمینڈ کرتے ہیں جو ان کو سائیکولوجیکلی ہیلپ کر پائے؟ یہی نہیں, آپ یہ دیکھیں کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو ایکچولی پراپر ایکٹ کیسے کرنا ہے. ان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ جسم کا سکڑ جانا یا ویجنزم. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے لیے بھی سائیکولوجیکلی اگر آپ ان کو ٹریٹ کریں, ان کو ایکسپلین کریں پراپرلی, ان کو سمجھائیں کہ بھائی یہ ایسی چیز ہے, اس میں ڈرنا نہیں ہے, اس میں یہ نہیں ہو رہا. اس کے اندر یہ اسٹگما ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ بتاتے نہیں ہیں آپ کو, لیکن ان کا چائلڈہڈ ٹراما ہوتا ہے. وہ چائلڈہڈ ٹراما جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے اگر کوئی ان کے قریب آئے یا کچھ آئے, بعض ایسے کپلز آتے ہیں ان کو 2-3 سال ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی میرج کو کنزیوم نہیں کر پاتے. تو اس کا بہترین علاج سائیکالوجسٹ ہے جو کہ ان کے پاس بیٹھ کے ان کی سائیکالوجی کو اسیس کر کے آہستہ آہستہ انہیں سمجھائیں کہ بھائی یہ کیا چیز ہے, اس میں کیوں نہیں ڈرنا ہے. اور سب سے بڑی بات, اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, آپ سے گزارش ہے کہ اس کو اپنی ہسٹری پراپر بتائیں. کیونکہ اگر آپ ایک سائیکالوجسٹ کو اپنی مین پرابلم ہی نہیں بتا رہے ہیں تو وہ آپ کا کیا علاج کریں گے. سائیکالوجسٹ کا بہت بڑا رول ہے. اور یہ جو ہے اسٹگما کہ آپ بانجھ ہیں, اگر سائیکالوجیکلی آپ ریلیکس ہوتے ہیں, آپ کے ہارمونل بیلنس ہوتے ہیں تو, اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کرنا کیا ہے, تو میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ بہترین طریقے سے عمل کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں 38 ملین کپلز ہیں جن کے پاس بچے نہیں ہیں. یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے. That's a huge number. کیونکہ آبادی کتنی ہے. ہاں جی. اصل میں شروع میں لوگ کیا کرتے ہیں, کیریئر پلز, یہ وہ. آج کل کی لائف جو ہے بہت ڈفرینٹ ہے. وہ زمانے گئے جب بہت ساری چیزوں کی لوگ بندش کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو بہت ڈیزیزز بھی ہو جاتی ہیں. وہ شروع میں نہیں سمجھتے ہیں. وہ افیکٹ کرتے ہیں مردوں پہ, وہ افیکٹ کرتی ہیں عورتوں کی ٹیوبس پہ. اگر وہ بلاک ہو جائیں اور آپ اس کا علاج وقت پہ نہ کرائیں تو آپ کو ہو جائے گا. آج کل تو سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آپ IVF کروا سکتے ہیں, IUI کرا سکتے ہیں, اسپم کلیکشنز کرا سکتے ہیں. تو یہ کہنا کہ بچہ نہیں ہو رہا, تھوڑی سی آپ عقل لگائیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں, سائیکالوجیکلی ریلیکس ہوں, اور جب آپ جائیں تو اپنی ہسٹری پراپر دیں. اگر آپ چھپائیں گے تو نہ ڈاکٹر کچھ کر سکتا ہے نہ سائیکالوجسٹ کچھ کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نگہت, آپ نے یہ ہائی لائٹ کیا ہے, ویجنزم کی بات کی ہے آپ نے, کیونکہ
ऑनेस्टली लाइक बहुत टाइम तक तो मुझे खुद भी नहीं पता था, इवन मैं प्रैक्टिस में भी आ गई थी और मुझे नहीं पता था कि इवन औरत को भी एक तरीके से एक्ट करना पड़ता है व्हेन यू आर टुगेदर विद योर पार्टनर। पहले मुझे भी यही था कि इट्स ऑल अबाउट अ गाय, कि गाय को एक सर्टन वे में एक्ट करना पड़ता है, औरत अगर रिलैक्स नहीं भी है तो भी प्रेगनेंसी हो जाएगी। एंड आई लर्नड इट एंड देन आई वाज लाइक इट्स सच अ शॉकिंग न्यूज टू मी, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी शर्म हया होना एक अलग बात है, लेकिन मेडिकली अपने बच्चे को गाइड करना या अपनी बहन को गाइड करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ज्यादातर औरतों को पता ही नहीं होता कि हाउ टू एक्ट इन अ बेड। आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। जब आप उन्हें समझा देते हैं उन्हें अच्छे से, और ये बात आप दोनों कपल के साथ करें, प्लीज आप सिर्फ औरत को ना लाएं दरमियान में, आप हमेशा उन दोनों को साथ बैठाएं। और अगर किसी एक में कोई प्रॉब्लम भी है, कभी पिन पॉइंट ना करें, आप उनको समझाएं, इस तरह समझाएं कि आपका इलाज हो सकता है, आपको खुदा बच्चा जरूर देगा, लेकिन आप वो सब करें जो आपको समझाया जा रहा है। खाली आप किसी से बातें करना, अपनी जो तकलीफ है वो गैर ताल्लुक लोगों को ना बताएं। वो ऐसे आपको गलत मशवरे देते हैं जो आपको और डिप्रेस कर देते हैं। तो बेहतर ये है कि आप डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनको टाइम दें, उनसे बात करें, और प्लीज डॉक्टर बार बार ना चेंज करें, ना ही साइकोलॉजिस्ट चेंज करें, क्योंकि एक डॉक्टर आपकी चीज समझ चुका है, एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपकी साइकोलॉजी समझ रहा है, वो आपको सही से गाइड करेगा, क्योंकि आपके दरमियान एक रेपो है, वो आपको समझता है कि आपको उसको किस तरह ट्रीट करना है। तो मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले किसी एक को ना स्टिग्मा बनवाएं कि ये औरत बांझ है, ये लफ्ज यूज करने से परहेज करें। लोगों का दिल टूट जाता है, लोग डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आप एक बार डिप्रेशन में चले गए तो आप यकीन करें, अच्छों को डिप्रेशन से निकलना आसान नहीं होता, ये तो आप बेहतर जानते हो। हाँ जी, क्योंकि डिप्रेशन सिर्फ एनवायरनमेंट चेंज करने से भी ठीक नहीं होगा ना, क्योंकि कांस्टेंट क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से, उन तकलीफों की वजह से आप अपनी पूरी ब्रेन न्यूरोलॉजी चेंज कर चुके हो। तो अब उस डिप्रेशन से निकलने के लिए भी तो फिर आपको फिर बहुत ज़्यादा उतनी ही स्ट्रगल करनी पड़ेगी ना, क्योंकि न्यूरोलॉजी चेंज हो गई है। अब उसको रीवायर करना इट्स अनदर टास्क। आई थिंक जो आपने बात की है ना कि चाइल्डहुड ट्रॉमा में अगेन हमारे बैक होम में ज़्यादा लोग इस बारे में बात नहीं करते। हालांकि आपको पता है कि ये हादसात बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत कॉमन हैं, बहुत ज़्यादा अनरिपोर्टेड इंसिडेंट्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने अपने 11 इयर्स की प्रैक्टिस में मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ, कुछ भी आपके साथ हादसा हुआ, उसकी वजह से आपका अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पा रहा, कभी। तो सालों साल गुजर जाते हैं और फिर आपको समझ नहीं आती कि अब मैं करूं क्या। मेरे पास इवन करंटली आई हैव फ्यू कपल्स जो इन स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, ओसीडी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से उनका दे आर नॉट रेडी टू कंसीव। तो आई थिंक एक दूसरे को सपोर्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी शादी को 3-4 साल हो गए हैं, लोग आपको मशवरे, जैसे आपने बोला कि मशवरे बहुत देंगे, वो ये कहेंगे यहाँ से इलाज करा लो, ये खा लो, ऐसा टोटका कर लो, ऐसा कोई वजीफा कर लो, लेकिन वो कभी भी ये नहीं पूछते कि मेंटली कैसा फील कर रहे हो, अगर औलाद नहीं हो पा रही तो घर का माहौल कैसा है, उसको कैसे डेवलप कर रहे हो, अगर औलाद नहीं हो पा रही तो अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन को कैसे स्टेबल कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ तो अनरिपोर्टेड है। आई कुड नॉट फाइंड एनी स्टडी जो मुझे बताए कि इनफर्टिलिटी की वजह से कितना डाइवोर्स रेट है। No, मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे कोई ऐसी रिसर्च मिल जाए, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है, वैसे आप भी दुबई में प्रैक्टिस कर रहे हो काफ़ी सालों से, लेकिन ओवरऑल हमारी सोसाइटी में क्या रेशियो देखते हो आपकी, अगर औलाद नहीं हो पाती तो कितने % चांसेस है कि वो कपल सरवाइव कर जाएगा? एक्चुअली इनफर्टिलिटी का, क्योंकि यहाँ लोगों को इतना इशू नहीं है फाइनेंस का। हाँ जी। तो अगर वो डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर मशवरा देते हैं कि जी आप जाके इनफर्टिलिटी
ट्रीटमेंट की यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप चले जाएं। हम्म तो मेजॉरिटी लोग समहाउ जिनके पास पैसे हैं वो फॉरेन चले जाते हैं, जिनके पास नहीं है वो कलेक्ट करके बैक होम जाके करा लेते हैं। और क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं वो अच्छे खासे एजुकेटेड होते हैं, दे अंडरस्टैंड मेनी थिंग एंड वॉट एवर एडवाइस द डॉक्टर विल गिव दे फॉलो। तो इनफर्टिलिटी की वजह से लेस है डिवोर्स रेट, क्योंकि ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। दिस इज द रीजन। अब बैक होम जो है वो इनफर्टिलिटी हुई, इलाज कराया ही नहीं, उनके दिमाग में सिर्फ एक इलाज है, दूसरी शादी कर। हाँ जी, दिस इज कॉमन है। ओनली थिंग। तो जब आप ये सोचते हो कि जी मुझे फौरन दूसरी शादी कर देनी है, तो वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन वो औरत जो है ना वो डिप्रेस हो जाती है, वो फील यही करती रहती है, आई एम नॉट इनफ, या आई हैव अ फॉल्ट, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, इट मीन्स आई डोंट डिजर्व टू बी अ वाइफ। यस, ये चीज़ें तो चलती हैं। मेरा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अपने ख़ानदान में ही मैंने इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है कि जैसे एक बेटी की शादी हुई और उसके औलाद नहीं हुई, तो माँ बाप अक्सर बताते नहीं हैं कि फिर अगर लोगों को पता चला इसकी औलाद नहीं हो रही तो फिर दूसरी छोटी बहन का रिश्ता नहीं होगा। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि इनफर्टिलिटी क्या ये हेरिडिटरी और जेनेटिक भी हो सकती है क्या? एज सच तो कोई रीजन नहीं है, आपकी बॉडी बनी है। हाँ जी, आपके अंदर या तो आपके वही सिम्टम्स हों जो आपके अंदर हैं और आपकी बहन में भी हैं, लेकिन ज्यादातर आपको ये ब्लेम देना कि इसकी बहन के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो इसको भी नहीं हो गए, ये गलत है। हर आपको हस्बैंड तो उसका भाई नहीं है ना, उसके मियाँ का, वो अलग से है। हो सकता है उनके यहाँ कोई खराबी ना हो, अच्छा, तो अगर एक में कुछ थोड़ी बहुत खराबी भी है तो वो ओवरकम कर जाएगी दूसरे से। ठीक है ना। और जरूरी नहीं है कि आपके अंदर कोई खराबी हो और आप बच्चा ना पैदा कर सके। जब आप के अंदर सब चीजें सही हैं, बाज़ दफा 20-20 साल गुजर जाते हैं, लोगों को बच्चा नहीं होता। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं अपने हॉस्पिटल में लेबर रूम में काम कर रही थी, मेरी सिस्टर आई, उसने कहा डॉक्टर मेरा पेट निकलता आ रहा है। मैंने कहा क्यों? कह रही है मेरा मीनोपॉज हो रहा है ना, मैं 42 की हो गई हूँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो ऐसा करो लेट जाओ, स्कैन एक बड़ी नेमत है। जब स्कैन रखा तो उसका बच्चे की दिल की धड़कन और बच्चा उछल कूद कर रहा था। 16 हफ्तों का, मीन 4 महीने का बच्चा था। सोचें, उसने हर किस्म का इलाज करवा लिया था और उसको हमने लिख दिया था, हम एक लफ्ज लिखते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, मीन आपके अंदर, आपके शौहर के अंदर कोई खराबी नहीं है, हम कुछ नहीं बता सकते, तो उसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, कि बस कोई रीजन नहीं है, बस नहीं हो रहा। अब देखें उसको 20 साल बाद बच्चा हो गया। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इसीलिए, और कुछ होते हैं को रीजन के साथ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, या ओवेरियन रीजन हो, यूट्रस का हो, यूट्रस में कोई पॉलिप हो या कोई ग्रोथ हो या ट्यूब्स ब्लॉक हो जाएं, आपको पीसीओएस हो। सारे पीसीओएस वाले इनफर्टाइल नहीं होते, ये बिल्कुल गलत बात है। उनको भी बच्चे होते हैं, लेकिन उनका एक साइकिल का सिस्टम होता है, उसके लिए आपको डॉक्टर से रुजू करना, जो आपको रीसेट कराना पड़ता है ना, करना है, और कब रिलीज हो रहा है, कौन सी चीज कब करनी है, गाइडलाइन होती है उसकी, तो आपको भी बच्चे हो सकते हैं। आई थिंक देर इज़ सो मच आई नीड टू लर्न फ्रॉम यू ऑब्वियसली, और वक्त कम है लेकिन बातें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, ये आई थिंक ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि बचपन से भी मैंने देखा है, अपने ख़ानदान में भी देखा है, लोगों में देखा है। आपको पता है ना, गाँव के माहौल में हर कोई हर किसी को जानता है। तो मेरा ना बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती थी जब मैं छोटी थी ना, जब देखना कि उसको डिवोर्स हो गई है, उसको ये हो गया है, उसको डिवोर्स हो रही है क्योंकि उसको बेटा नहीं हो रहा, सारी बेटियां हैं, उसको डिवोर्स हो रही है क्योंकि उसकी औलाद नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ देती थी जब बचपन में। लेकिन अब जाके समझ आता है कि यहाँ पे कितने ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, आप इतने ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं कि आप कुछ भी करा सकते हो, आप बेटा भी पैदा करा सकते हो। और मैं जब मुझे पता चला कि IVF के थ्रू यू कैन इवन चूज अ जेंडर, तो मैंने एकदम से सोचा कि पाकिस्तान में इतनी सारी औरतें, इतने सारे जो घर खराब हुए थे सिर्फ एक बेटा ना होने की वजह से, अगर उनके पास ये टेक्नोलॉजी होती तो शायद ये रीजंस ना होती, शायद ये। आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। हाँ जी, अल्लाह ताला ने औरत को इस बात से बरी कर दिया
کہ وہ لڑکا پیدا کرے یا لڑکی پیدا کرے، کیونکہ اس کے اندر جو انڈا ہوتا ہے، اس کے سپرمز جو ہوتے ہیں، اصل میں جو بیٹا ہو وہ مرد دیتا ہے، بیٹی ہو وہ مرد دیتا ہے، اس میں عورت کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کیونکہ عورت میں ایکس ہیں۔ ہاں، سو اگر آپ کے خاندان میں یا کوئی بھی، آپ کا شوہر، آپ کی ساس آپ کو بلیم کرتے ہیں، اب آپ میں اتنا عقل اور اتنا شعور ہونا چاہیے کہ آپ کھڑے ہو کے یہ کہہ سکیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور خامی تمہارے بیٹے میں ہے، خامی میرے اندر نہیں ہے۔ نو، آئی ایم گیونگ دس empower to the woman۔ ٹھیک ہے، آپ کو ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھینک یو۔ ہاں جی، آپ کو شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ماں بننے کی توفیق دے رہا ہے، آپ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، لیکن یہ بلیم کرنا کہ تجھے بیٹا نہیں ہوتا، آپ بالکل سینہ تان کے جواب دے سکتی ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے میں رکھی ہے، وہ مجھے بیٹے کا سپرم دے دے گا تو میں بیٹا پیدا کر دوں گی، بیٹی کا دے گا تو بیٹی کا کروں گی۔ ہاں جی، تو ان سمری آپ اگر دیکھیں تو کسی بھی عورت کو یہ لفظ نہ کہیں کہ تم بانچ ہو، اس کا سائیکولوجیکلی اس پہ ڈپریشن ہوگا، اس کا ہارمونل ڈسٹربنس ہوگا، ایگ نہیں فارم ہوں گے اور ڈیلے ہوتا چلا جائے گا۔ تو برائے مہربانی اگر کسی میں بھی 1 سال پورا بغیر احتیاط کے انٹرکورس کرنے کے باوجود آپ کو بچہ نہیں پیدا ہو رہا ہے، آپ دونوں اکٹھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، تھوڑی سی سائیکولوجیکل سپورٹ، تھوڑی سی گائیڈنس آپ کو دی جائے جس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور اگر کوئی تکلیف ہے تو آج کے ماڈرن دور میں لاتعداد علاج موجود ہیں، آپ اپنا علاج کرائیے، خدا آپ کو اولاد سے ضرور نوازے گا۔ ہاں جی، تھینک یو سو مچ فار such a motivational conversation. Again, like as a woman, like this topic is so close to my heart, and obviously future میں ہم آپ کو دوبارہ انوائٹ کریں گے، کیونکہ ویمن ہیلتھ سے ریلیٹڈ تو بہت سارے ٹاپکس ہیں جن پہ ہم بات کرنا چاہیں گے۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ بس میں اپنے تجربے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک ویشیس سائیکل ہے، جب آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، آپ اگلے بندے کو اسٹریس دے رہے ہو تو اس کی وجہ سے ہارمونز اور ڈسٹرب ہوں گے، بجائے کہ آپ کے کہنے سے یا کسی کے ٹینشن دینے سے پریگنینسی جلدی نہیں ہو جائے گی، انفیکٹ وہ ڈیلے ہی ہوگی اور ڈیلے ہوگی، اور اس کا مینٹل ہیلتھ پہ افیکٹ آئے گا، اور اس کا آگے وہ عورت گھر میں کیسے پرفارم کر رہی ہے، اپنی ذمہ داریاں کیسے نبھا پا رہی ہے، وہ کتنا ریڈی ہے شو اپ کرنے کے لیے، یہ چیزیں اس سے بھی امپیکٹ ہوں گی۔ تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایک دوسرے کو بلیم ڈالنے کا، ایک دوسرے کا قصور بنانے کا۔ تو بس کوشش کریں اور اپنا علاج کرائیں، کیونکہ انفرٹیلٹی از اے میڈیکل کنڈیشن۔ یہ کسی کا قصور نہیں ہے، یہ کسی کا نقص نہیں ہے، یہ کسی نے جادو نہیں کیا، یہ کسی نے آپ پہ کچھ نہیں کیا، یہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جس کا علاج ڈاکٹر کے پاس جانے سے، گائناکالوجسٹ کے پاس جانے سے، اور کبھی سائیکالوجسٹ کے پاس جانے سے ممکن ہے۔ اور دعا ضرور کریں، ہاں جی، لیکن خالی دعا میں نہ رہیں، ہاں جی، دعا اور دوا لازم دونوں رکھیں۔ تھینک یو سو مچ، آئی ریئلی اپریشیٹ یور ٹائم۔ تھینک یو سو مچ کالنگ۔ ہاں جی۔